हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, आपके फोटोसिंथेसिस का लेक्चर नंबर 5। कौन सा लेक्चर? आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का लेक्चर नंबर 5। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? तो पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन पढ़ रहे थे। पिछले क्लासेस में अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? पिछले क्लासेस में अपन पढ़ रहे थे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि यार हमारा फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। तो हमने यह देखा कि भाई मेरा जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे लीव्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस? लीव्स के अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर। समझ में आ रहा है? कौन से लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, बताओ कोई। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ग्रीन लीव्स के अंदर होता है, हरे पत्तों के अंदर होता है। ग्रीन लीव्स के अंदर किसमें? तो ग्रीन लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स होता है। ग्रीन लीव्स के अंदर होता है मीजोफिल सेल्स। ग्रीन लीव्स के अंदर होता है मीजोफिल सेल। उसी मीजोफिल सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। अब आप बोलोगे कि सर मीजोफिल सेल में कहाँ? तो मैं कहूंगा कि देखो भाई, मीजोफिल सेल में एक सेल ऑर्गेनील है क्लोरोप्लास्ट। एक सेल ऑर्गेनील है क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। मीजोफिल सेल में एक सेल ऑर्गेनील है क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये मैंने तो आपको पिछले क्लासेस में बताया था। बिल्कुल सही बात। तो फिर उसके बाद मैंने उस क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनील के बारे में आपको बताया था, समझाया था। ये देखो, एक बार मैं रिवीजन कराने के लिए लेके आ गया डायग्राम, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का ये आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा होगा। तो बिल्कुल सर दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है। समझ में आ गया आउटर मेम्ब्रेन? जी सर। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर ये जो लाल कलर से दिख रहा है, ये होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन भी हो गया क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील है। उसके बाद आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये जो मेम्ब्रेन का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को अपन थाइलाक्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड। इस मेम्ब्रेन से बने हुए एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाक्वाइड। अब होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में एक थाइलाक्वाइड नहीं होता, कई सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक पाइल्ड अप होता है। जैसे आप सिक्कों को एक के ऊपर एक नहीं रखते हो, तो एक के ऊपर एक थाइलाक्वाइड रखा रहता है, उससे थाइलाक्वाइड का पूरा एक स्टैक बन जाता है। थाइलाक्वाइड का पूरा एक रैक बन जाता है। कई सारे थाइलाक्वाइड जिसमें एक के ऊपर एक रखे होते हैं। उससे जो स्टैक बनता है, उस स्टैक को अपन क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। सेम टू सेम इधर देखो, यहाँ भी एक मेम्ब्रेनियस सैक लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाक्वाइड बोलोगे। कई सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक रखा हुआ है, उससे जो एक पूरा का पूरा स्टैक बना, उस स्टैक को अपन पूरे के पूरे स्टैक को ग्रेनम कहते हैं। ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है। दोनों ग्रेनम को, ये एक ग्रेनम, ये दूसरा ग्रेनम, दोनों ग्रेनम को आपस में कौन जोड़ता है बताओ? दोनों ग्रेनम जो है, ये जो दो ग्रेनम है, ये जो दो ग्रेनम है, दोनों ग्रेनम को आपस में जोड़ता है एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली जो दोनों ग्रेनम को आपस में जोड़ता है। उसके बाद इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेमी फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है, मतलब एक मैट्रिक्स, कहिए मैट्रिक्स पाया जाता है। मतलब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है। उस जेली लाइक मटेरियल को अपन स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक जेली लाइक सब्सटेंस या मटेरियल पाया जाता है, उसको अपन मैट्रिक्स कहते हैं। ये सब अपन जो है पिछले क्लासेस में बता चुके थे। अब अपन आगे चल रहे हैं। अब देखो, मैं यहाँ से आपको कुछ बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। होता क्या है, मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ, फिर उस लाइन का मैं आपको मतलब भी समझाऊंगा। आप ध्यान से बस सुनते चलना, ध्यान से देखना बस। photosynthesis results in photosynthesis results in photosynthesis 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 results in the formation of 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 sugar।
आपको तो पता है भाई, जब फोटोसिंथेसिस होगा मेरे भाई तो क्या बनता है, शुगर बनता है। शुगर यानी क्या, शुगर यानी कि ग्लूकोज, शुगर यानी कि ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में। आपको तो पता ही है रिएक्शन, मैंने बार बार लिखवाया, आपको रिएक्शन लिखवाया था पिछले लेक्चर्स में। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान आपका शुगर बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है। ये जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बना, ये जो फोटोसिंथेसिस में आपका ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज क्या हो जाता है, ये ग्लूकोज आपका पॉलीमराइज हो जाता है। ग्लूकोज क्या हो जाता है, ग्लूकोज आपका जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज आपका पॉलीमराइज हो जाता है। पॉलीमराइज, ग्लूकोज पॉलीमराइज टू फॉर्म स्टार्च। फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज पॉलीमराइज हो जाएगा टू फॉर्म स्टार्च। पॉलीमराइज होके ग्लूकोज क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। माने ग्लूकोज बनते हैं, वो ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रहता, वो ग्लूकोज क्या हो जाता है, मिल मिल करके ग्लूकोज आपस में कंबाइन हो करके क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। क्या बन जाता है, स्टार्च बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। ये रहा ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस में कई सारे ग्लूकोज पॉलीमराइज होके स्टार्च बन जाता है। ग्लूकोज एक आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज क्या है, तो भाई साहब ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, वो कंबाइन होके एक पॉलीसेक्राइड बन जाता है जिसको अपन स्टार्च कहते हैं। और ये जो स्टार्च होता है ना भाई, दिस स्टार्च, ये जो आपका स्टार्च बना फोटोसिंथेसिस में, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बना, दिस स्टार्च इज स्टोर्ड। ये जो फोटोसिंथेसिस में आपका स्टार्च बना, दिस स्टार्च इज स्टोर्ड। ये जो आपका फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बना, दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। अब ये जो फोटोसिंथेसिस में आपका स्टार्च बना, वो स्टार्च किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन। व्हाट, स्टार्च ग्रेन। वो स्टार्च किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च ग्रेन के, किसके फॉर्म में, स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, स्टार्च किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च ग्रेन के फॉर्म। अभी आप लिखो, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। वी कैन, ध्यान सुनना, वी कैन सी द स्टार्च, अपन स्टार्च को देख सकते हैं। वी कैन सी द स्टार्च एज स्टार्च ग्रेन। अपन स्टार्च को किसके फॉर्म में देख सकते हैं, वी कैन सी, यहाँ पे सी छूट गया, एक सेकंड भाई प्लीज रुकिएगा। वी कैन सी we can see the starch, we can see the starch, हम स्टार्च को देख सकते हैं। we can see the starch as starch grain। अपन स्टार्च को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एज स्टार्च ग्रेन। किसके फॉर्म में, स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में अपन स्टार्च को देख सकते हैं। वी कैन सी द स्टार्च एज स्टार्च ग्रेन, किसमें, इन द क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपन स्टार्च को किसके फॉर्म में देख सकते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपन स्टार्च को देख सकते हैं एज स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन के फॉर्म। समझ में आ रहा है सबको, जी सर। अभी मैं बता रहा हूँ, इन द क्लोरोप्लास्ट। अब देखो होता क्या है ना, देखो अपन ने कहा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज पॉलीमराइज होके क्या बना देता है भाई, स्टार्च बना देता है। और वो स्टार्च किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में। तो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको स्टार्च ग्रेन देखने को मिलेगा। मैं किस कलर से बनाऊं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इस कलर से बनाता हूँ, एक सेकंड, हाँ इस कलर से। तो आपको क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो स्ट्रोमा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो स्ट्रोमा है, उसमें आपको स्टार्च जिसमें स्टोर्ड होता है, जिसको अपन स्टार्च ग्रेन्स कहते हैं, आपको वो स्टार्च ग्रेन्स देखने को मिलेगा। तो स्ट्रोमा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा के अंदर आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, स्ट्रोमा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रोमा के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टार्च ग्रेन्स। स्ट्रोमा के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टार्च ग्रेन्स। तो आपको मैंने अभी बताया, ग्लूकोज में फोटोसिंथेसिस में आपका ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर के क्या बनाता है, स्टार्च।
और वो स्टार्च आपको क्लोरोप्लास्ट में दिखेगा, किसके फॉर्म में? स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में। इसी स्टार्च ग्रेन्स में क्या होता है, इसी स्टार्च ग्रेन्स में स्टार्च पाया जाता है, इसी स्टार्च ग्रेन्स में आपको स्टार्च पाया जाता है। तो आप जब माइक्रोस्कोप से देखोगे, जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे क्लोरोप्लास्ट को, तो आपको कहीं ग्लूकोज नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्लूकोज दिखता ही नहीं है, ग्लूकोज इतना छोटा है कि ग्लूकोज नहीं दिखता। वो ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर स्टार्च बना लेता है, और आपको स्टार्च ग्रेन्स दिखेगा माइक्रोस्कोप में, समझे? हाँ, आपको माइक्रोस्कोप में स्टार्च ग्रेन्स दिखेगा, आपको ग्लूकोज नहीं दिखेगा, आपको स्टार्च दिखेगा। क्लियर है? माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको स्टार्च दिखेगा, ठीक है, ग्लूकोज नहीं दिखेगा। स्टार्च किसके फॉर्म में स्टोर दिखेगा? स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए, तो मैं लिख देता हूं कि आपका जो स्टार्च होता है ना भाई, आपका जो स्टार्च होता है, स्टार्च इज स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज द, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको। स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट, स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट, ध्यान सुन लो। स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब मेरे भाई फोटोसिंथेसिस होगा, तो फोटोसिंथेसिस होने के बाद फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा? स्टार्च देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको? स्टार्च देखने को मिलेगा। ये लाइन नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है मामला? सेट है, एकदम क्लियर है। ग्लूकोज दिखेगा क्या माइक्रोस्कोप में? विजिबल होगा नहीं सर, स्टार्च विजिबल होगा। किसके फॉर्म में? स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब ध्यान से सुनना, अपना जो फोटोसिंथेसिस होता है, अब आप अच्छे से सुनते चलिएगा, मैं बताते जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। अपना जो यार फोटोसिंथेसिस होता है ना भाई, अपना जो फोटोसिंथेसिस होता है, देख फोटोसिंथेसिस, देखो भाई, अपना जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस तो एक प्रोसेस है, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, फोटोसिंथेसिस क्या है? सॉरी यार, अपना जो फोटोसिंथेसिस है, ध्यान से सुनना, अपना फोटोसिंथेसिस क्या है? तो भाई फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर चलने वाला एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जो प्लांट के अंदर चलता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस तो सर एक प्रोसेस है, बिल्कुल मैंने कहा, बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, आप ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर मेरे को मत कहना कि समझ में नहीं आया, मैं आपको पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, आप सुनना मेरी बात, फोटोसिंथेसिस क्या है? मैंने कहा फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, बिल्कुल मैंने कहा, बिल्कुल सही बात, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है। ये जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस है, ये जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस है, मैंने कहा ये जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस है, क्या है ये जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस है, इसमें दो रिएक्शंस होते हैं। इसमें क्या होते हैं? तो मैंने कहा इसमें दो रिएक्शंस होते हैं। इस ये जो फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस है, इस फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस में दो रिएक्शंस होते हैं। कितने रिएक्शंस होते हैं? मैंने कहा इस फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस में दो रिएक्शंस होते हैं। कितने रिएक्शंस होते हैं? दो रिएक्शंस होते हैं। इस फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस में कितने रिएक्शंस होते हैं? दो रिएक्शन। ध्यान से सुनना भाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड देना मेरे को, कौन सा कलर लेता हूँ, एक सेकंड, ये ले लेते हैं, चलो एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा कलर को चेंज कर ले रहा हूँ, फिर अपन डिटेल में देखेंगे। चलो, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, उसमें दो रिएक्शन। पहला जो रिएक्शन है, पहले रिएक्शन को अपन कहते हैं भाई साहब लाइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन को अपन कहते हैं, दूसरे रिएक्शन को अपन कहते हैं भाई साहब डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन?
डार्क रिएक्शन, ये रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, REX ऊपर में है, ठीक है ना, समझ ही गए होंगे। दो प्रकार का रिएक्शन है हमारे पास, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कितने रिएक्शन होंगे? तो मैंने कहा कि सर फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होंगे, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। चलिए, अब ये जो लाइट रिएक्शन होता है, ध्यान से सुनते चलिएगा, ये जो अब लाइट रिएक्शन होता है भाई, ये जो लाइट रिएक्शन होता है ना, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, पहले ये देखो। लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेनम। अब आपको ग्रेनम पता है, ग्रेनम क्या होता है? मैंने कहा हाँ सर पता है। लाइट रिएक्शन आपका एक तो ग्रेनम में होता है, और आपका लाइट रिएक्शन होता है स्ट्रोमा लेमेला में। किसमें? स्ट्रोमा लेमेला। आपको स्ट्रोमा लेमेला भी पता होगा, मैंने बताया है आपको। जी सर आपने बताया है। तो अपना जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन और अपना डार्क रिएक्शन। अपना जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होगा? तो मैंने कहा अपना लाइट रिएक्शन एक तो होता है ग्रेनम में, एक होता है स्ट्रोमा लेमेला में। किसमें? स्ट्रोमा लेमेला में। आपको ग्रेनम तो पता ही है, देखो ग्रेनम में आपको बना के बताता हूँ। आपको ग्रेनम तो पता ही है, ये देखो ये एक ग्रेनम है, सॉरी नहीं, ये ग्रेनम नहीं है, ये तो आपका थाइलाक्वाइड है। ये रहा आपका एक थाइलाक्वाइड। तो जब कई सारे थाइलाक्वाइड आपस में स्टैक हो जाते हैं, जब कई सारे थाइलाक्वाइड एक के ऊपर एक स्टैक हो जाता है, पाइलअप हो जाता है, तब जाके बनता है अपना ग्रेनम। तो ये क्या बना, ये एक थाइलाक्वाइड है, और ये पूरा मिलके क्या बनाया? तो आप कहोगे ये पूरा मिलके बनाया ग्रेनम को। किसको? ग्रेनम को। समझ ही गए होगे। एक सेकंड रुकना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा कहलाएगा आपका ग्रेनम। क्लियर है? अब देखो सेम टू सेम इधर भी एक ग्रेनम बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ ना, इधर भी मैं जो है, इधर भी मैं एक ग्रेनम बना लेता हूँ। ठीक है, इधर भी मैं एक ग्रेनम बना लेता हूँ, सेम टू सेम ग्रेनम मैंने कॉपी कर लिया। आप तो ग्रेनम जानते ही हो, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, ग्रेनम को मैंने कॉपी कर लिया। अब ये दो ग्रेनम आपको पता है आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? तो आपने कहा हाँ सर ये तो पता ही है, इसको तो अपन स्ट्रोमा लेमेला कहते हैं ना। मैंने कहा हाँ भाई तुमको तो पता ही है यार, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला। एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ SL। समझ ही गए होगे, SL मतलब स्ट्रोमा लेमेला। बिल्कुल, SL मतलब स्ट्रोमा लेमेला। ध्यान से सुनो। तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन, पहला लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? आपके ग्रेनम में, ये ग्रेनम जो है ये ग्रेनम में, और आपके स्ट्रोमा लेमेला में। क्लियर है? लाइट रिएक्शन इस ग्रेनम में होगा और इस स्ट्रोमा लेमेला में होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या होता है लाइट रिएक्शन में, होता क्या है ये सुनो। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है? लाइट रिएक्शन के दौरान जो पिगमेंट्स होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। पिगमेंट, आप तो पिगमेंट के बारे में पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत, कि पिगमेंट क्या करता है। पिगमेंट का काम होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। तो जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स क्या करते हैं? पिगमेंट्स ट्रैप द लाइट एनर्जी। पिगमेंट किसको ट्रैप करेगा? पिगमेंट किसको कैप्चर करेगा? पिगमेंट ट्रैप करेगा, पिगमेंट कैप्चर करेगा लाइट एनर्जी को। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में क्या होगा, जो पिगमेंट होगा वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें जो पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। लाइट एनर्जी अपने को कहाँ से मिलेगा? आपको तो पता ही है सर, सन से मिलेगा। तो लाइट रिएक्शन में जो पिगमेंट होते हैं ना, वो लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। इतना तक आपको क्लियर है? जी सर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद
ये जो लाइट एनर्जी को ट्रैप किया गया, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप किया गया, इस पिगमेंट ने जो लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, जो पिगमेंट ने जो लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, उस पिगमेंट ने जो लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, देन दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, उसके बाद जब पिगमेंट लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेगा, उसके बाद लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किस में भाई, केमिकल एनर्जी में। उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। किस में, केमिकल एनर्जी में। आर दिख रहा है ना, मैं ठीक से लिख देता हूँ, केमिकल एनर्जी। बताओ। तो लाइट रिएक्शन में पिगमेंट क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, उसके बाद एक बार जब लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया, फिर लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आप बताओ, केमिकल एनर्जी में। किस में, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मतलब सर, आप पूछोगे भाई, आप पूछोगे मेरे को कि सर केमिकल एनर्जी मतलब, केमिकल एनर्जी का मतलब है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस बात को मैं लिख देता हूँ, लाइट एनर्जी के हेल्प से अपन क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अपन लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं, अपन अपना जो लाइट रिएक्शन होता है ना, उस लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में सुनना, जो लाइट एनर्जी अपन ने कैप्चर किया, लाइट रिएक्शन में अपन ने क्या किया कि जो लाइट एनर्जी था जिसको मैंने कैप्चर किया, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। मतलब लाइट एनर्जी से क्या करते हैं, लाइट एनर्जी के हेल्प से, ऐसे लिखता हूँ कि लाइट एनर्जी के हेल्प से, लाइट एनर्जी के सपोर्ट से, लाइट एनर्जी के हेल्प से अपन क्या करते हैं, दो केमिकल बनाते हैं। एक बनाते हैं अपन एटीपी बनाते हैं, एक बनाते हैं, मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो अपन लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी के हेल्प से क्या बनाते हैं, दो केमिकल बनाते हैं। एक तो बनाते हैं एटीपी और दूसरा बनाते हैं NADPH। दूसरा बनाते हैं NADPH। NADP मत बोलना, NADPH, NADPH। तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना मतलब लाइट एनर्जी के हेल्प से ये बनाना, एटीपी बनाना और NADPH बनाना। केमिकल एनर्जी का मतलब यही है, एटीपी बनाना और NADPH बनाना, ये केमिकल होता है एक प्रकार का। केमिकल एनर्जी मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर ये जो केमिकल एनर्जी है उससे क्या तात्पर्य है, आप बताओ। केमिकल एनर्जी से यहाँ क्या तात्पर्य है, यहाँ केमिकल एनर्जी से तात्पर्य क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर केमिकल एनर्जी से तात्पर्य हमारा क्या है, यहाँ केमिकल एनर्जी से हमारा तात्पर्य है एटीपी और NADPH। क्या मतलब है केमिकल एनर्जी से यहाँ पर, एटीपी एंड NADPH। तो लाइट रिएक्शन में बिल्कुल सरल सा काम होता है। NADPH, एक सेकेंड, NADPH। तो भाई साहब लाइट रिएक्शन में बड़ा सरल सा काम होता है, बड़ा आसान काम होता है। क्या काम होता है, तो लाइट एनर्जी में जो लाइट रिएक्शन में बड़ा सरल सा काम होता है, लाइट रिएक्शन में बड़ा सरल सा काम होता है कि जो पिगमेंट होता है वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा, ट्रैप करेगा और फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किस में, फिर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में मतलब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी से बना लेगा एटीपी और NADPH। लाइट एनर्जी से क्या कर लेगा, लाइट एनर्जी से बना लेगा एटीपी और NADPH। लाइट एनर्जी से क्या बना लेगा, एटीपी और NADPH। केमिकल एनर्जी कहने का मतलब है एटीपी और NADPH। केमिकल एनर्जी कहने का क्या मतलब, केमिकल एनर्जी कहने का मतलब क्या, एटीपी और NADPH। समझ में आ गया, तो बताओ। एक बात और लिख देता हूँ कि लाइट रिएक्शन जो होता है, जो आपका लाइट रिएक्शन होता है, जो आपका लाइट रिएक्शन होता है, जो आपका लाइट रिएक्शन होता है, नाम ही है लाइट रिएक्शन, नाम ही है भाई साहब लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट रिएक्शन किस पे निर्भर करेगा, तो लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। सीधी सी बात है भाई, लाइट रिएक्शन किस पे निर्भर करता है, लाइट रिएक्शन निर्भर करता है लाइट पे। इसलिए नाम है लाइट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ लाइट एनर्जी को आप कैप्चर कर रहे हो, ट्रैप कर रहे हो और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। केमिकल एनर्जी मतलब एटीपी और NADPH। तो कुल मिला के यहाँ जो ये जो रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, उसमें किसका रोल हो रहा है, लाइट का।
तो ये लाइट पर डिपेंड करता है। लाइट रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? लाइट पर। कहाँ होगा बताइए? ग्रेनम में और स्ट्रोमा लैमेला में। ग्रेनम में और स्ट्रोमा लैमेला में। सही है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? अब बात करेंगे अपन डार्क रिएक्शन के बारे में। ध्यान से सुनना, अब बात करूंगा मैं डार्क रिएक्शन के बारे में। ध्यान से सुनना, एक सेकंड। चलिए, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? ध्यान से सुनो। हमारा डार्क रिएक्शन जो होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, डार्क रिएक्शन अकर्स इन, डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, अकर्स इन द स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है मेरे भाई? डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, या आप मैट्रिक्स कहो। स्ट्रोमा को अपन मैट्रिक्स भी तो कहते हैं। आपको क्या याद है? देखो मैं दिखा रहा हूँ। आपके साइटोप्लाज्म के अंदर एक एक जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ था। ये जेली लाइक मटेरियल भरा हुआ था अंदर में। जिसको अपन क्या बोलते थे? जिसको अपन क्या बोलते थे बताओ? जिसको अपन क्या बोलते थे? जिसको अपन बोलते थे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। तो अंदर में जो जेली लाइक मटेरियल भरा होता था उसको अपन क्या बोलते थे? स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। उसी स्ट्रोमा में, उसी मैट्रिक्स में अपना डार्क रिएक्शन होता है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? उसी स्ट्रोमा में, उसी मैट्रिक्स में, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल भरा होता है जिसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं, उसी के अंदर अपना डार्क रिएक्शन होता है। क्लियर है ना? मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स ऑफ किसके? मैट्रिक्स किसके? स्ट्रोमा में, CHLOR, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? चलिए, समझ में आ रहा है? तो एस्ट्रोमा या मैट्रिक्स क्या होता है? वो जो जेली लाइक मटेरियल होता है, वो जो जेली लाइक मटेरियल होता है, वो जो जेली लाइक मटेरियल होता है, उसी जेली लाइक मटेरियल को क्या कहते हैं? उसी जेली लाइक मटेरियल को अपन स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। अब डार्क रिएक्शन में होगा क्या सर? आप मेरे को ये बताओ। ध्यान से देखो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ होगा क्या एक्चुअली में। ध्यान से सुनना, आप डार्क रिएक्शन में क्या होगा। आपको अभी मैंने बताया कि जब लाइट रिएक्शन होता है तो केमिकल एनर्जी बन जाता है। किससे केमिकल एनर्जी बनता है? लाइट से। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। केमिकल एनर्जी कहने का क्या तात्पर्य था? एटीपी और NADPH बना लिया जाता है। लाइट रिएक्शन में क्या बना लिया जाता है? एटीपी और NADPH, एटीपी और NADPH। ठीक है सर, लाइट रिएक्शन में अपना एटीपी और NADPH बन गया। वही जो एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन में बना, वो जो एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन में बना, उसी एटीपी का उसी एटीपी का उसी एटीपी का और किसका और क्या बना था? बोलो। NADPH बना था ना? हाँ, तो बोल क्यों नहीं रही हो? NADPH भी बना था। लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना था? एटीपी और NADPH। तो वो जो एटीपी और NADPH मेरे भाई लाइट रिएक्शन में बना था, फॉर्म्ड इन, वो जो एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन में बना था, एटीपी एंड NADPH फॉर्म्ड इन लाइट रिएक्शन। मैं तुमको बता रहा हूँ डार्क रिएक्शन में क्या होता है। तो जो एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन में बना था, एटीपी एंड NADPH फॉर्म इन, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ धीरे धीरे, फॉर्म इन लाइट रिएक्शन। तो जो एटीपी और NADPH आपका लाइट रिएक्शन में बना था, वो डार्क रिएक्शन में यूज्ड होगा। इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। उसी एटीपी और NADPH का डार्क रिएक्शन में, उसी एटीपी का और NADPH का डार्क रिएक्शन में क्या होता है मेरे भाई? यूज होता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आपका जो एटीपी और NADPH लाइट रिएक्शन में बना था, उसी का डार्क रिएक्शन में यूज होता है। उसी एटीपी और NADPH का डार्क रिएक्शन में क्या होता है मेरे भाई? यूज होता है। और क्या होता है? ध्यान से सुनना। इन डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में क्या होता है? इन डार्क रिएक्शन में क्या होगा? इन डार्क रिएक्शन आपका फिक्सेशन होता है। किसका फिक्सेशन होता है? मैं बता रहा हूं। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है,
जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन होता है फ्रॉम इन्वायरमेंट, जो वातावरण में, जो फ्रॉम इन्वायरमेंट, 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 फ्रॉम इन्वायरमेंट, जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसका फिक्सेशन होगा। और फिक्सेशन होगा तो क्या बनेगा, किसमें कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू, किसमें फिक्सेशन कर देंगे, सुगर में, किसमें, सुगर में, सुगर यानी कि ग्लूकोज में भाई, सुगर यानी कि ग्लूकोज में, सुगर यानी कि ग्लूकोज में, अपने कार्बोहाइड्रेट में, जो अपन ग्लूकोज बनाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो बनाते हैं। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, सुनना ध्यान से, वातावरण में अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ पकड़ के लीफ में फिक्स कर लिए। वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, देख, देखो भाई, ये मान लो हमारा लीफ है, क्या है ये, लीफ है। अब वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, जो भी CO2 प्रेजेंट है उसको पकड़ पकड़ के लीफ में क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, पकड़ पकड़ के लीफ में फिक्स कर लेंगे। और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, सुगर बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सुगर है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से अपन ग्लूकोज बना लेंगे, माने खाना बना लेंगे। तो ये डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है उसका फिक्सेशन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना लिया जाता है, शुगर बना लिया जाता है। कोई दिक्कत? तो डार्क रिएक्शन में पहला बात क्या हुआ, सुनना, डार्क रिएक्शन में पहला बात सर कि जो ATP और NADPH जो केमिकल एनर्जी लाइट रिएक्शन में बना, कौन कौन केमिकल एनर्जी था, ATP और NADPH, उसको एक तो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज कर लिया जाता है, उसको डार्क रिएक्शन में यूज कर लिया जाता है। दूसरी बात ये थी, ध्यान से सुनना, दूसरा बात क्या था, दूसरा बात क्या था, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। दूसरा बात क्या था मेरे भाई, पहला बात तो समझ ही गए, थोड़ा सा मिट जा रहा है, पहला बात तो समझ ही गए कि जो ATP और NADPH बना लाइट रिएक्शन में उसको डार्क रिएक्शन में यूज करते हैं। दूसरा बात, वातावरण में दूसरा बात क्या होता है डार्क रिएक्शन में, कि जो भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका फिक्सेशन हो जाता है और उससे ग्लूकोज बना लिया जाता है, शुगर बना लिया जाता है। समझ में आया? तो एक बार मेरे को बता दो कि हाँ सर, पूरा का पूरा अपने को जो है, पूरा का पूरा अपने को समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे। अपना जो डार्क रिएक्शन होता है ना भाई, ध्यान से सुन लेना, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में। अपना जो भाई साहब डार्क रिएक्शन होता है, अपना जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन जो होता है अपना, इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन को ही अपन किस नाम से जानते हैं, डार्क रिएक्शन को ही अपन केल्विन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन को ही केल्विन साइकिल कहा जाता है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। डार्क रिएक्शन को ही एक सेकेंड, CYCLE, डार्क रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है मेरे भाई साहब, डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन को ही देखो केल्विन साइकिल कहते हैं। डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो डार्क रिएक्शन को कहा जाता है केल्विन साइकिल। मैं इसको बॉक्स में रख देता हूँ, ठीक रहेगा, ठीक है ना भाई, मैं इसको बॉक्स में रख देता हूँ, ठीक रहेगा। एक सेकेंड, चलो, डार्क रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन को ही मेरे भाई केल्विन साइकिल कहते हैं। आप कहोगे ठीक है सर। और इस डार्क रिएक्शन में रूबिस्को एंजाइम यूज होता है। डार्क रिएक्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो डार्क रिएक्शन में रूबिस्को एंजाइम यूज होता है। आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता मत करो, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो डार्क रिएक्शन में रूबिस्को, रूबिस्को, रूबिस्को एंजाइम विच इज यूज्ड, रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को एक प्रकार का एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम इज यूज्ड। जो आपका डार्क रिएक्शन है उसमें रूबिस्को एंजाइम यूज होता है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहते हैं, डार्क रिएक्शन में रूबिस्को एंजाइम का यूज होता है। कौन से एंजाइम का, तो आप कहोगे रूबिस्को एंजाइम का। तो ये आपको मोटा मोटा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन समझ में आया, हाँ कि ना बोलो, समझ में आया तो यस लिखो, बताओ
समझ में आया तो कमेंट में लिख के बताना कि यस सर, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अपने को समझ में आ गया। आया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। अब मैं आगे बढ़ूं, ध्यान से समझो। एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से बस आप सुनना। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है, डार्क रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन जो है ना, ये जो टर्म है डार्क रिएक्शन, यार ये जो डार्क रिएक्शन टर्म है ना, ये जो डार्क रिएक्शन टर्म है, ये मिसलीडिंग टर्म है। ये जो डार्क रिएक्शन टर्म है ना, ये मिसलीडिंग टर्म है। मिसलीडिंग क्यों बोल रहे हो इसको आप? मिसलीडिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुनने में बच्चों को ये लगता है कि यार ये डार्क रिएक्शन है, अंधेरे में होता होगा, है ना। तो जब हम छोटे थे तो हमको लगता था कि यार ये डार्क रिएक्शन है तो अंधेरे में होता होगा, ऐसे समझते थे कि लाइट रिएक्शन है तो उजाले में होता होगा, डार्क रिएक्शन है तो अंधेरे में होता होगा। तो ये डार्क रिएक्शन एक मिसलीडिंग टर्म बन गया। डार्क रिएक्शन कैसा टर्म है? एक मिसलीडिंग टर्म। मैं आपको बता दूं, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है ना, डार्क रिएक्शन को विद्यार्थी ये समझता है कि डार्क रिएक्शन अंधेरे में होता है, लेकिन ये गलत है, ये मिसलीडिंग टर्म है। मैं आपको लिखता हूं, देखो ध्यान से देखना। डार्क रिएक्शन जो टर्म है, डार्क डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन टर्म जो है, एक सेकेंड, जो डार्क रिएक्शन टर्म है, जो आपका डार्क रिएक्शन टर्म है, ये कैसा टर्म है? एक मिसलीडिंग टर्म है। डार्क रिएक्शन टर्म इज अ मिसलीडिंग टर्म। मिसलीडिंग टर्म, डार्क रिएक्शन टर्म कैसा टर्म है? मिसलीडिंग टर्म है। मिसलीडिंग टर्म है। डार्क रिएक्शन टर्म कैसा टर्म है? एक मिसलीडिंग टर्म है। डार्क रिएक्शन टर्म कैसा टर्म है मेरे भाई? तो डार्क रिएक्शन टर्म जो है एक मिसलीडिंग टर्म है। क्यों मिसलीडिंग कह रहे हो आप? एज स्टूडेंट्स थिंक्स, बच्चा विद्यार्थी ये सोचता है, विद्यार्थी ये सोचता है, एज स्टूडेंट्स थिंक, विद्यार्थी क्या सोचता है, ध्यान से सुनना। एज स्टूडेंट थिंक, विद्यार्थी क्या सोचता है, मैं बता रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा क्या करता हूँ ना भाई, नीचे कर लेता हूँ, क्योंकि है क्या कि ऊपर में है। मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ ना, मैं इसको एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, मैं उसको नीचे कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकना। ये थोड़ा सा ऊपर में आ गया है, मैं इसको नीचे कर ले रहा हूँ। एक सेकंड रुकना तुम, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। चलिए, डार्क रिएक्शन एक मिसलीडिंग टर्म है। क्यों? क्योंकि एज स्टूडेंट थिंक, विद्यार्थी ये सोचता है, एज स्टूडेंट थिंक क्या, दैट इट टेक्स प्लेस इन डार्क, दैट इट टेक्स प्लेस इन डार्क, दैट इट अकर इन डार्क, इट अकर या इट टेक्स प्लेस, कुछ भी लिखो, दैट इट यानी डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डार्क, यानी अंधेरे में होता है, रात में होता होगा, अंधेरे में होता होगा, रात में होता होगा डार्क रिएक्शन। तो ऐसा कोई बात नहीं है, डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि रात में होता है, ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन जो है रात में होता है, डार्क में होता है, ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन जो है आपका वो डार्क में होता है, इसीलिए इसको मिसलीडिंग टर्म कहा गया। हाँ ये बात है कि लाइट रिएक्शन लाइट में होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन टर्म का ये मतलब नहीं है कि डार्क में होता है। क्या होता है बताता हूँ। इन डार्क रिएक्शन होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इन डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि एक्चुअल में जो डार्क रिएक्शन है ना, उसमें होता क्या है कि ये जो डार्क रिएक्शन है, ये जो डार्क रिएक्शन है, उसमें डायरेक्टली सनलाइट का यूटिलाइजेशन नहीं होता। डायरेक्टली उसमें सनलाइट का काम नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आपने जो एटीपी और एनएडीपीएच बनाया ना, उसी का काम होगा, उसमें कहीं भी सनलाइट का यूज नहीं होगा। सनलाइट का तो यूज लाइट रिएक्शन में था, वो पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप करता था, तो सनलाइट का यूज तो लाइट रिएक्शन में था। डार्क रिएक्शन में कोई डायरेक्ट सनलाइट का यूटिलाइजेशन नहीं है। डार्क रिएक्शन में कोई सनलाइट का डायरेक्ट यूज नहीं है, समझे ना, डायरेक्ट यूज नहीं है। इसीलिए ये बात है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन को डार्क कहा गया, वहां पर डायरेक्टली सनलाइट का यूटिलाइजेशन नहीं, ये बात है मेनली। मेनली बात यही है कि इन डार्क रिएक्शन, ऐसा नहीं कि वो रात को होता है, अंधेरे में होता है, ये बात नहीं।
इन डार्क रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। इन डार्क रिएक्शन, there is no direct utilization of sunlight. In dark reaction there is no direct utilization of sunlight. There is no direct utilization of sunlight. There is no direct utilization of, क्या होता है कि डार्क रिएक्शन में सनलाइट का डायरेक्ट कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है ना, इसीलिए उसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। उसका डायरेक्ट, उसमें डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट सनलाइट का यूटिलाइजेशन नहीं होता, कोई डायरेक्ट सनलाइट का काम पड़ता ही नहीं है वहां पर, है ना। उसमें तो अपन ने जो एटीपी एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में बनाया उसी का काम होता है वहां। तो कुल मिला के डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट सनलाइट का यूटिलाइजेशन नहीं होता। देयर इज नो डायरेक्ट, मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा, देयर इज नो डायरेक्ट यूटिलाइजेशन किसका, ऑफ सनलाइट। सनलाइट का यहाँ कोई डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता, इसीलिए डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये नहीं, ये मत समझ लेना कि डार्क रिएक्शन डार्क में होता है, नहीं, डार्क रिएक्शन में कोई सनलाइट का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता। समझ में आया, इसलिए ये एक मिसलीडिंग टर्म है, इसलिए डार्क रिएक्शन कैसा टर्म है, मिसलीडिंग टर्म। अब अपन मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में अपन सीखेंगे किसके बारे में, फोटो सिस्टम के बारे में। अगले क्लास में अपन सीखेंगे फोटो सिस्टम के बारे में कि ये फोटो सिस्टम क्या होता है। ये फोटो सिस्टम रहेगा अपना टॉपिक अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जो मैं आपको पढ़ाया हूँ इतना तक आप रिवाइज कर लेना, फिर अगले क्लास में हम समझेंगे फोटो सिस्टम के बारे में। किसके बारे में भाई साहब, फोटो सिस्टम की। ये फोटो सिस्टम होता क्या है, क्या आपने कभी पढ़ा है फोटो सिस्टम, तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि फोटो सिस्टम क्या होता है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। ये जो लिखाया हूँ इसको आप ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए, ठीक है ना। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख लो और समझ लो, ठीक है। यही है पूरा का पूरा का कंसेप्ट, समझ गए ना। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ये मैंने आज लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट समझाया है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में।